हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। अब देखिए, ग्लाइकोलाइसिस का हम बोल इसको दो शब्दों में तोड़ सकते हैं, ग्लाइको एंड लाइसिस। ग्लाइको यहाँ पर मीनिंग है ग्लूकोज से, किससे? ग्लूकोज से, ठीक है। और लाइसिस का मीनिंग होती है ब्रेक डाउन या ब्रेकिंग। तो मीनिंग ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो अब देखिए, जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये प्रोसेस चाहे एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो, ये दोनों में ही होगा। मतलब ये दोनों प्रोसेस का कनेक्टिंग पॉइंट है। ग्लूकोज, ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है, ये हम सब जानते ही हैं। 6 कार्बन होते हैं उसमें, और ये स्टार्टिंग पॉइंट और रॉ मटेरियल होता है। मटेरियल रॉ मटेरियल होता है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के लिए, ठीक है। इस ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के बाद बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड क्या होता है? पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, या बहुत सारी किताबों में इसको पायरुवेट भी लिखा जाता है। पायरुवेट होता है CH3 C डबल बॉन्ड COOH। ये एसिड इसलिए, एक तो इसमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, तो ये 3 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन है इसमें? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो ये है 3 कार्बन कंपाउंड, और इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कार्बन जो ग्लूकोज में है, मतलब 6 कार्बन, और यहाँ पर 3 into 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ना पायरुविक एसिड की, तो यहाँ पर भी 6 कार्बन है। तो यहाँ पर देखिए, जो कार्बन कार्बन है वो सेम अमाउंट ऑफ कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी नो डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, मतलब यहाँ पर कोई डिकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस नहीं होता। यहाँ पर कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। ये बात आपको सबसे पहले जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि कार्बन कार्बन सेम अमाउंट में है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं सकती है, ठीक है। और अब आपको ये भी जानना है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ या एंड पॉइंट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस के एंड में पायरुविक एसिड बनता है। और ये तो आप जानते हैं कि आप ये एरोबिक मतलब ऑक्सीजन, और एनारोबिक या विदाउट ऑक्सीजन, दोनों कंडीशन या दोनों ऑर्गेनिजम्स में होगी जो इसमें रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये, अगर ये एरोबिक कंडीशन में हुआ, मतलब जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म, हम ह्यूमंस के सेल को ले लें, तो अगर कोई ह्यूमन का सेल है, अगर उसको ये पायरुविक एसिड तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अगर कंडीशंस एरोबिक हुई तो फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और क्रेब्स साइकिल में काम करेगा। फिर पायरुविक एसिड ये एसिटाइल कोए के साथ एसिटाइल कोए कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और उसके बाद ये सिट्रेट और बाकी सब उसमें क्रेब्स साइकिल में जाएगा, ठीक है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये भी हम इसके इसके ऊपर भी हम एक वीडियो लाएंगे। तो फिर ये क्रेब्स साइकिल में चले जाएगा का कंडीशन एरोबिक होगी तो। और दूसरा, अगर कंडीशन एनएरोबिक होगी तो फिर ये फर्मेंटेशन में चले जाएगा, ठीक है। अब हम इसके बारे में आगे बातें करते हैं कि इसमें प्रोसेस में आखिर होता क्या है, डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं अब आपको। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बोला था हम इसको डिटेल में लेंगे, तो देखिए, जो ये ग्लाइकोलिसिस है इसको हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, यानी एम्बेडेन मेयरहॉफ पाथवे, ठीक है। ईएमपी पाथवे, ये दोनों नाम ग्लाइकोलिसिस के ही हैं, ओके। तो इसमें जैसा कि मैंने बोला था, ग्लूकोज रॉ मटेरियल होता है, ग्लूकोज रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर पहले हम 6 कार्बन कंपाउंड होता है ग्लूकोज। अब देखिए, हम यहाँ पर ग्लूकोज में एक एटीपी मॉलिक्यूल डालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जो एक ग्लाइकोलिसिस है ये तो बना रहा है एनर्जी, हम एनर्जी हमको चाहिए तो हम इसमें एनर्जी क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप सोचें, अगर आप जैसे कि कोई पेड़ उगाते हैं तो पेड़ उगाने के लिए पहले उसका बीज भी तो डालते हैं। तो उसी तरीके से आपको एनर्जी पाने के लिए, वो कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो पहले आपको कुछ उगाना भी तो पड़ेगा। तो उगाने के लिए आपको इसमें एटीपी डालना पड़ेगा।
फिर जाकर के आप लास्ट में जाकर के एटीपी को निकालोगे या फिर एटीपी को काटोगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो ग्लूकोज में हम सबसे पहले फॉस्फोराइलेशन करेंगे, मतलब हम इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे। और देखिए सेल में चाहे कहीं पर भी फॉस्फोराइलेशन हो, वो हमेशा या तो एटीपी से होगा या तो जीटीपी से होगा। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो हमने यहाँ पर एटीपी डाला और एडीपी बाहर निकला। एडीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और हर एक काम एंजाइम की वजह से होता है, एंजाइम मेडिएटेड होता है सब कुछ। तो यहाँ पर एंजाइम काम करेगा हेक्सोकाइनेज। क्या काम करेगा? हेक्सोकाइनेज। तो फिर ग्लूकोज एटीपी मॉलिक्यूल से फॉस्फेट लेगा और बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे क्या होता है, अब देखिए जैसे कि ग्लूकोज का एक सिंपल सा डायग्राम हम ऐसा बना सकते हैं। ये ग्लूकोज है, ठीक है, और यहाँ पर एक साइड चेन होती है CH2OH। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड चेन है, तो आप यहाँ पर ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम इसका आइसोमर बना देते हैं। आइसोमरेज एंजाइम होता है, ये आपको सब याद रखना होना चाहिए। आइसोमरेज एंजाइम से बन जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। हमने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्यों बनाया? क्योंकि फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 कार्बन। ये 6 कार्बन है कौन सा? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये 6 कार्बन का। और ये फ्रक्टोज का है, इसमें भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो अब देखिए इसमें दो साइड चेन है, यहाँ पर सिर्फ एक साइड चेन थी, यहाँ पर दो साइड चेन है। तो यहाँ पर हम एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले इसका आइसोमर बनाया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये भी 6 कार्बन है, आपको कार्बन का नंबर याद होना चाहिए। ओके, तो इसीलिए हमने फिर अब इस फ्रक्टोज में हमने फिर से पहली चेन, यहाँ पर हमने 6 चेन मतलब जिसका आखिरी था इस पे ऐड किया था फॉस्फेट। अब यहाँ पर हम इसके फर्स्ट चेन पे, साइड चेन पे फॉस्फेट ऐड करेंगे। तो इसमें हम फिर से एटीपी इन्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? फिर से एटीपी इन्वेस्ट करेंगे। एटीपी डाला और एडीपी बाहर निकाला। और ये वाला कौन सा एंजाइम करेगा? फॉस्फो फ्रक्टो, क्योंकि फ्रक्टोज बना रहे हैं, और काइनेज। फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, फ्रक्टो क्योंकि फ्रक्टोज है, और काइनेज। ये एंजाइम है, जो भी लास्ट में ASE होता है वो एंजाइम होता है, ये आपको पता होना चाहिए, नॉमेनक्लेचर है ये। तो हम इसलिए इसमें कौन सा करेंगे? फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज। अब बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड। अब देखिए, अब हमको इसके बीचों बीच हमको इसको इक्वल डिवाइड करना है। क्या करना है? इक्वली डिवाइड करना है। तो आप देखिए हम इसको मतलब क्या कहते हैं, कैंची से बोलिए या हथौड़े से बोलिए, कुछ भी करके हम इसके बीचों बीच एक इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसको हमने बीचों बीच में से किसी भी तरीके से तोड़ा। तो बीच में से तोड़ेंगे तो क्या होगा? ये 6 कार्बन है, तो 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनेंगे। ये एक बनेगा DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। और एक बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड। ओके, तो अब देखिए जो एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है और एक ये जो DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टिबल। ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। और एक और बात, इससे दो हिस्सों में कौन से एंजाइम से बाता? एल्डोलेस। कौन सा एंजाइम? एल्डोलेस। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पर जानते हैं इसके बारे में। मान लीजिए हमने से अब हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड ले रखा है। ठीक है, हमने यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड लिया है और हम ये मान रहे हैं कि जो ये डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फिनोल है DHAP, ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज हो गया है। क्योंकि दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल, तो आराम से इंटर कन्वर्टिबल हो जाएंगे। तो अब हम सिर्फ ग्लिसरॉल्डिहाइड से काम करेंगे। और देखिए यहाँ पर 2 हैं तो दोनों हो गए, तो हम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड लेंगे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको बेसिक केमिस्ट्री के कुछ कंसेप्ट आने चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड।
इसको रिड्यूस करेंगे तो बनेगा एल्डिहाइड या कीटोन। कीटोन भी बन सकते, कीटोन या एल्डिहाइड दोनों में से कुछ भी बनेगा। फिर से रिड्यूस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एल्कोहल। क्या बनेगा, एल्कोहल। और फिर से रिड्यूस करेंगे तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीनों में से एल्कीन बनेगा, वैसे एल्कीन, ठीक है, एल्कीन बनेगा। उसको अच्छी पूरी तरीके से रिड्यूस करेंगे। इसका अपोजिट क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन। अगर हम क्या कहते हैं, किसी एल्केन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो बनेगा एल्कोहल, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो बनेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसको भी ऑक्सीडाइज कर देंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ठीक है। तो अभी हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। तो हमने देखिए ग्लिसरल्डिहाइड, एल्डिहाइड है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एल्डिहाइड। तो दोस्तों हमने इसको ऑक्सीडाइज किया, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने पे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ग्लिसरल्डिहाइड तो बनेगा ग्लिसरिक एसिड, ठीक है, एल्डिहाइड एसिड बन जाएगा तो ग्लिसरिक एसिड। अब देखिए हमने यहाँ पर इसको ऑक्सीडाइज किया है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पर से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। किसको रिमूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद इसको पिकअप करने के लिए कौन आएगा, Na+, और यहाँ पर बना देगा NaDH प्लस H प्लस। अब देखिए ये थोड़ा सा वो है, बहुत सारी किताबों में लिखा रहता है NaDH2, लेकिन मेरे ख्याल से आपको लिखना चाहिए NaDH प्लस H प्लस, क्योंकि उसमें प्लस का चार्ज होता है, तो इसलिए आपको अलग अलग लिखना चाहिए। अब वो बाकी बुक्स में लिखा रहता है NaDH2, कुछ कुछ बुक्स में, ठीक है। तो हमने इसको रिड्यूस कर दिया। और एक और बात, हम इसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डाल रहे हैं। क्या डालें, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मतलब हम यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर रहे हैं। उसी से तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब PO4 3- ये वाला ग्रुप हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड से PO4 3-। अब देखिए अब यहाँ पर हमने Na+ को ले रखा है, तो इसके भी हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड लिया है, तो इसलिए यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल, और निकलेंगे भी कितने, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH प्लस H+। अब जो ये प्रोसेस है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डाला, तो उससे क्या बना, 1, देखिए यहाँ पर फॉस्फेट 3 पर था, तो हमने एक और फॉस्फेट डाला 1 पर, तो ये बना 1,3 बाइफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक एसिड क्योंकि हमने इसको ऑक्सीडाइज किया, बाइफॉस्फो क्योंकि यहाँ पर दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हो गए, क्योंकि यहाँ पर तो पहले से ही था, यहाँ पर हमने एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और डाला, और 1 पर हमने डाला और 3 पर तो पहले से, तो इसलिए 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ओके। ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके। अब यहाँ पर से देखिए, अब हमने जो बोया था उसको काटने का समय आ गया है। अब जैसे कि मैंने बताया, हमने बीज बोया है, अब वो बड़ा हो गया है, हमको उसकी कटाई करनी है, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर हमने एक ADP डाला, हमने यहाँ पर ATP डाला और ADP निकाला, तो यहाँ पर हम उल्टा करेंगे, हम यहाँ पर ADP डालेंगे और ATP बाहर निकालेंगे, ATP एनर्जी बाहर निकालेंगे। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ×2 आप समझ रहे होंगे। और ये वाला, और फिर उसके बाद ये 1,3 बाइफॉस्फेट चेंज हो जाएगा किसमें, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, क्योंकि एक फॉस्फेट निकल गया है ATP में जाकर के, ठीक है। और ये वाला ये किससे चेंज होगा, ये चेंज होगा किससे, ये प्रोसेस होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। किससे होता है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये एंजाइम है। क्या है, एंजाइम। अब यहाँ पर हमारे पास हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब हम इसका आइसोमर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आइसोमर। इसका आइसोमर होगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या होगा, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये कन्वर्ट कौन करेगा, म्यूटेस। अब आप देख रहे होंगे हर एक चीज का हमारे सेल के अंदर एंजाइम है, ठीक है। हमको नहीं पता, लेकिन हमारे सेल के अंदर बहुत सारी चीजें चलती रहती है जो हमको पता भी नहीं है, तो इसलिए ये होगा म्यूटेस से, ठीक है। म्यूटेस से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने छोड़ा था
2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पे एक 3 कार्बन कंपाउंड था और इसके 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट थे, जैसे कि आपको पता ही है। तो अब हमको इस मॉलिक्यूल्स में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। इस प्रोसेस को कहते हैं एनोलेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, प्रोसेस नोन एज एनोलेशन। और एंजाइम क्या होगा? एनोलेस। तो इस एनोलेस एंजाइम की वजह से और वाटर मॉलिक्यूल के बाहर निकलने से ये क्या बन जाएगा? फॉस्फोएनोल पाइरूवेट आ गया है। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड, लेकिन अब ये पूरी तरीके से पाइरुविक एसिड नहीं है। तो फिर ये पाइरुवेट 3 फॉस्फोएनोल पाइरुवेट, इसको पेप बोलते हैं, PEP, फॉस्फोएनोल पाइरुवेट। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है और इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर फिर से ADP डालेंगे और ATP बाहर निकालेंगे। ADP डाला, ATP बाहर निकाला और इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे, ATP के 2 मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर से जैसे हम यहाँ पर से ATP निकालेंगे तो एक और फॉस्फेट ग्रुप चले जाएगा, तो बनेगा पाइरुविक एसिड। जैसा कि हमने बोला था, लास्ट प्रोडक्ट होता है ये किसका? ग्लाइकोलाइसिस का। 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल्स है, मतलब 6 कार्बन इसमें भी है, मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल्स में 6 कार्बन होंगे। तो मतलब यहाँ पर कहीं किसी भी जगह पर डीकार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकली है। ओके, ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। अब मेन बात है, देखिए, अब हम जानेंगे कि नेट गेन कितना हो रहा है सेल को। अब देखिए, शुरुआत में हमने देखा था एटीपी कितने यूज हो रहे हैं। एटीपी यूज हो रहे हैं 2 जगहों पर। कौन सी 2 जगह हैं वो? सबसे पहले हमने जब उस ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज किया था, तब क्या हुआ था? तब हमने एक एटीपी डाला था। ठीक है। देखिए, जब हमने ग्लूकोज में एक एटीपी डाला था तब एक एडीपी निकला था। ठीक है। यहाँ पर एक हमने एटीपी इस्तेमाल किया, ठीक है, एक जगह, और एक हमने यहाँ पर एटीपी इस्तेमाल किया और एटीपी बाहर निकाला। तो हमने 2 जगह पर एटीपी इस्तेमाल करी। ठीक है। और हमने यहाँ पर से आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर कितनी जगह एटीपी, एक यहाँ पर डाली, ठीक है, यहाँ पर, और एक हमने यहाँ पर इस्तेमाल करी थी, जैसा कि यहाँ पर। ठीक है। और एक यहाँ पर NADH को हमने रिड्यूस किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। अब हम जानेंगे नेट गेन कितना हुआ सेल को। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले एटीपी यूज कितने हुए? 2 एटीपी। एटीपी बने कितने? 2 जगह पे थे, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स थे, तो 2 × 2 4 एटीपी। नेट गेन कितना हुआ सेल को? फॉर्म्ड माइनस यूज्ड, 2 एटीपी सेल को गेन हुआ। ओके, मतलब नेट सेल को नेट गेन 2 एटीपी का हो रहा है। अब दूसरी बात, अगर इन केस अगर कंडीशन एरोबिक होगी, तभी ये जो ये NADH+ हमने रिड्यूस किया था, NAD+ को NADH और H+ में, ये जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है। और वहां पर ये बना देगा 6 ATP। ये बना सकता है, ये 6 ATP बना सकता है, लेकिन कब? तब जब एरोबिक कंडीशन हो। ठीक है। तो फिर ये 6 ATP बनाएगा एरोबिक कंडीशन में। कहाँ पर जाकर के? ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया से ये जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ठीक है। वहां पर ये 6 ATP बना सकता है। अब देखिए, 6 ATP बनाएगा, तो देखिए 6 + 2 तो नेट गेन 8 ATP का हो सकता है। हमको जाननी क्या है? वो जाननी है, वैसे इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान फर्मेंटेशन डू नॉट प्रोड्यूस ATP। फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान कोई ATP नहीं बनती है। तो ये बात कभी आपको ध्यान होना चाहिए। अब मैंने आपको ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस आपको अच्छे से बता दिया है। अब आप इसको एक बार फिर से देखें अगर, और इसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी प्लीज़ करिएगा। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी चेंज करवानी है तो फिर मेरे को जरूर, मतलब इम्प्रूव क्या क्या करवाना है वो मेरे को जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे क्रेब्स साइकिल की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।